नमस्कार दोस्तों, सृष्टि यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। यूपीपीसीएस 2025 की करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज़ में हमारा यह तीसरा वीडियो है, जिसमें पहले 2 वीडियोज़ में हमने इंडिसेस रिपोर्ट्स और फिर इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स की बात की, जो 2024 और 25 की थी। अभी हम तीसरे वीडियो में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, एनवायरमेंटल करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, जो 2024-25 में न्यूज़ में रहे हैं और जिनका एग्ज़ाम में आने की संभावना भी है। तो अगर हम बात करें तो कौन-कौन से टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पहला है न्यू रामसर साइट्स जो इंक्लूड हुई हैं 2025 में इंडिया में। फिर दूसरे की बात करें तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में जो चल रहे हैं, ये करंट में जनरली बने रहते हैं कि टाइगर का जो कहते हैं जो नंबर है वो कितना हो गया है, एलिफेंट का नंबर कितना हो गया है, चीता का जो नंबर है कितना हो गया, जो एक्सटिंक्ट हो गए थे 1952 में, अभी कितना हो गया है उनका नंबर, कैसे आ रहे हैं इंडिया में अगर एक्सटिंक्ट हो गए तो ये और इनकी बात करें तो ये यूएनएफसीसी, यूएनसीसीडी और क्या कहते हैं यूएनसीबीडी, ये तीनों ही रियो कॉन्फ्रेंस के बाद जो है तीनों जो कहते हैं ब्रांचेस निकल करके आए हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए और कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के लिए। तो इनका जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेटेस्ट कौन सी हुई, और फिर प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी निगोशिएशंस में क्या हुआ, ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक की बात करें तो उसमें क्या-क्या निकल करके आया है। ये सारे टॉपिक्स हम आज पढ़ने वाले हैं और ये इम्पोर्टेंट के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला टॉपिक है न्यू रामसर साइट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडेड इन 2025। 2025 में कौन-कौन से रामसर साइट इंडिया में इंक्लूड हुए। तो साल की शुरुआत में 2025 की शुरुआत में जनवरी में इंडिया में कुल 85 रामसर साइट्स थे। लेकिन 2025 के अभी तक आते-आते सितंबर तक में कुल 91 रामसर साइट्स हो गए हैं, यानी 6 नए रामसर साइट्स इसमें इंक्लूड हुए हैं। जो लेटेस्ट अभी इंक्लूड हुए हैं वो 2 हैं। जो पहला है खिचान और दूसरा है मिनार। ये दोनों ही राजस्थान के हैं। राजस्थान में कुल जो रामसर साइट्स की संख्या है, पहले 2 थी, अभी 4 हो गई है। तो ये जो नए रामसर साइट्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो क्या है, ये खिचान जो है फेमस फॉर डिमोइसल क्रेन्स हैं, जो माइग्रेटरी क्रेन्स हैं जो यहाँ पर आकर के रुकते हैं, इसके लिए ये फेमस है। और जो दूसरा है वो मिनार, मिनार बर्ड विलेज है। ये इसलिए फेमस है कि यहाँ की जो कम्युनिटी है, यहाँ के जो लोग हैं, इन्होंने इसको कंजर्व किया है और इसको डिग्रेड होने से बचाया है, और इसके बाद में यहाँ पर बर्ड्स की जो संख्या है वो इंक्रीज हो गई है, जिसलिए ये जो बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो राजस्थान के जो रामसर साइट्स हैं, दो तो ये हो गए खिचान मीनार, और दो पहले से हैं। एक पहला हो गया सांभर लेक, और दूसरा है केवलादेव घाना नेशनल पार्क। इन दोनों के बारे में आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। रामसर साइट्स की बात करें तो रामसर साइट्स क्या होते हैं। रामसर साइट्स वो वेटलैंड्स होते हैं जो किसी कंट्री में इम्पोर्टेंट, इन्वायरमेंटली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे वेटलैंड्स को हम लिस्ट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं अपने कंट्री से, रामसर कंट्री से नॉमिनेट करके ये रामसर कन्वेंशन के सेक्रेटेरिएट में भेजे जाते हैं, वेटलैंड सेक्रेटेरिएट में भेजे जाते हैं, वहां से ये रामसर साइट के रूप में लिस्ट होते हैं। और फिर इस तरीके से कंट्रीज में रामसर साइट्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ती है। आइए आगे देखते हैं। हाँ, तो वेटलैंड क्या होते हैं। वेटलैंड्स की अगर बात करें तो वेटलैंड वो एरिया होता है जो दो इकोसिस्टम के बीच का एरिया होता है, जहाँ पर पानी छिछला पानी रहता है, यानी नैरो पानी है, बहुत गहरा भी नहीं है और सूखा है ऐसा भी नहीं है। तो ऐसे एरिया में, तो ऐसे कोई सा भी एरिया हो सकता है, या तो झील हो सकती है, ज़्यादा गहरी ना हो, तालाब हो सकता है, या फिर कोई दलदली एरिया हो सकता है, जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, वेस्ट वाटर है जहाँ इकट्ठा हो रहा है, धीरे-धीरे वहाँ पेड़-पौधे आस-पास जो खरपतवार है उसमें निकलती जाए, और वो एक कहते हैं वेटलैंड के रूप में जो है बन सकता है। तो जहाँ पर पानी 6 मीटर से ज़्यादा गहरा नहीं होता है, और तो ऐसा जो एरिया होता है वो वेटलैंड कहलाता है। वेटलैंड जो एरिया होता है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच का एरिया होता है, जिसको हम इकोटोन भी बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस साल फरवरी 2025 में 4 और नए रामसर साइट्स इंक्लूड हुए थे, जिनमें पहला था सक्कर कोट्टई बर्ड सेंचुरी, बे ऑफ मन्नार में है ये। फिर थंगल बर्ड सेंचुरी,
तो ये भी पाक पम्बन ब्रिज के पास है शायद। तीसरा है खेचियो पालरी वेटलैंड। खेचियो पालरी वेटलैंड सिक्किम में है। बहुत ही सुंदर जगह है। और उधवा लेक झारखंड में है। इस तरीके से कुल 4 नए फरवरी में और अभी 2 नए रामसर साइट्स इंक्लूड हुए हैं, और कुल जो इंडिया में रामसर साइट्स की जो नंबर्स हैं वो 91 हो चुके हैं। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो किस स्टेट में कितने रामसर साइट्स हैं, तो तमिलनाडु में 18 रामसर साइट है, सबसे ज्यादा। फिर दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आ जाता है। नवाबगंज और ऐसे सुंडी और ढेर सारे रामसर साइट्स हैं। उड़ीसा और पंजाब की बात करें तो 6 6। जम्मू कश्मीर और एमपी की बात करें तो 5। राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात में 4। बिहार, केरला, हिमाचल, महाराष्ट्र इनमें 3। वेस्ट बंगाल, लद्दाख और हरियाणा इनमें 2। आंध्र, मणिपुर, असम, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, उत्तराखंड इनकी बात करें तो 1। अभी आप इनमें देख रहे हैं, इस लिस्ट में देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश का नाम नहीं है, और छत्तीसगढ़ का नाम नहीं है, तेलंगाना का नाम नहीं है। इस तरीके से इनमें अंडमान निकोबार का नाम नहीं है, लक्षद्वीप का नाम नहीं है, दिल्ली का नाम नहीं है। तो ये भी याद रखना है कि किन किन जगहों में, किन किन स्टेट्स में, किन किन यूटीज में रामसर साइट्स नहीं है, और किस स्टेट में कितनी है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर्स में पूछ चुका है। रामसर कन्वेंशन की बात करें तो ये कैसा कन्वेंशन है? रामसर एक जगह है ईरान में। ईरान की एक जगह है जहां पर ये कन्वेंशन वेटलैंड के लिए हुआ 1971 में। और वहां पर ही एक कन्वेंशन, वहां पर ही एक पैक्ट साइन किया गया, जिसको वेटलैंड वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए, जिसको रामसर कन्वेंशन बोला जाता है। और इंडिया ने इसको 1971 में ही ज्वाइन नहीं किया, इसको 1982 में ज्वाइन किया, यानी 11 साल बाद। ये भी पूछ लेता है कि इंडिया ने कब ज्वाइन किया। तो किस दिन हुआ था? 2 फरवरी को हुआ था ये रामसर कन्वेंशन, इसलिए 2 फरवरी को इसको वेटलैंड के रूप में हम, वेटलैंड डे के रूप में हम मनाते हैं। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है? तो ऐसे वेटलैंड्स, ऐसे रामसर साइट्स जो बिल्कुल थ्रेटेंड लिस्ट में है, जो डिग्रेड हो रहे हैं, जहां जो वेटलैंड्स बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, डिटीरियोरेटिंग इकोलॉजिकल कैरेक्टर है, निरंतर उनका जो वेटलैंड का जो स्वरूप है वो घटता जा रहा है, तो उसको, ऐसी जगह को हम मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में इंक्लूड करते हैं, जिससे उनके ऊपर जो है पूरी जो ओवरऑल ग्लोबली जो रिकॉग्निशन है उसको मिल सके कि ऐसे वेटलैंड्स को क्या कहते हैं, कंजर्वेशन की ज़रूरत है, फंडिंग की ज़रूरत है, उस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए उनको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है, और फिर उनको इनको उनके रिनोवेशन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के 2 वेटलैंड्स है जो अभी इस समय फिलहाल में मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है। एक पहला तो है केवलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान। तो राजस्थान का जो केवलादेव नेशनल पार्क है, जो कि वेटलैंड है, जो अभी हमने देखा था, रामसर साइट है, वो जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और साथ में मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी है। दूसरी अगर साइट की बात करें तो लोकटक लेक। लोकटक लेक आप लोगों ने, मणिपुर की बहुत फेमस लेक है, आप लोगों ने देखा होगा। ये इसलिए भी फेमस है कि इसमें जो बहुत बड़े-बड़े से जो ऑर्गेनिक मैटर वेजिटेशन है, फ्लोट करते हैं, जिसको फुमडीज बोलते हैं। फुमडीज बोलते हैं इसका, जो इन्वायरमेंट की जो मिनिस्ट्री है, उसकी जो साइट है, उसमें सबसे ऊपर जो है इसी लेक का जो इमेज बनी हुई है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं, या फिर नेट में जाकर के देख सकते हैं। ऊपर जो है वेजिटेशन तैरता हुआ दिखता है इस लेक में, जिसको फुमडीज बोलते हैं वहाँ के लोकल लैंग्वेज में। तो ये दो दो जो रामसर साइट्स है, ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है। चिल्का लेक की बात करें, चिल्का लेक भी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में 1993 में इंक्लूड हुआ था, लेकिन चिल्का लेक को रिवाइव कर दिया गया। चिल्का लेक अब उतनी खराब कंडीशन में नहीं है, उसको पहले से बेहतर कर दिया गया है, कंजर्व कर दिया गया है, इसलिए 2002 में इसको वहां से निकाल दिया गया मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से। तो ये थी हमारी रामसर साइट्स, और कुल जो रामसर साइट्स है 91, उनको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो आपको एनविस करके एक साइट है, उसमें आपको पूरे रामसर साइट्स मिल जाएंगी, उन पर एक नज़र मार लीजिएगा।
कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, लेकिन जो सबसे लेटेस्ट साइट्स हैं, जो अभी इंक्लूड हुई हैं पिछले 1 साल, 2 साल में, जो अभी इस साल की जो 6 साइट्स हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो आइए आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर क्यों चलाया गया? प्रोजेक्ट टाइगर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है टाइगर के कंजर्वेशन के लिए है। टाइगर के कंजर्वेशन के लिए 1973 में चलाया गया था सेंटर की तरफ से। और इसमें कौन सी मिनिस्ट्री आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। सीधी सी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का ही इसमें रोल होने वाला है। और अगर बात करें कि और प्रोजेक्ट टाइगर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी एनटीसीए द्वारा किया जाता है। ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, पिछले कई बार पूछ चुका है। तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कब हुआ था? 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड में। इसको वहीं से लॉन्च किया गया था। तो इसके अंदर क्या किया जाता है? टाइगर रिजर्व्स घोषित किए जाते हैं एनटीसीए द्वारा। और कहते हैं कोर बफर बनाया जाता है। कोर बफर स्ट्रेटेजी यानी बफर जोन बनाए जाते हैं जिसके आसपास जो बहुत सारी जो एक्टिविटीज है उनको प्रोहिबिट कर दिया जाता है, जिससे टाइगर को या किसी दूसरे वाइल्ड लाइफ को नुकसान न पहुंचाया जा सके। अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट चीता की, तो प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत तब हुई जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहते हैं कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, कूनो नेशनल पार्क में चीता छोड़े, रिलोकेट किए, जो कि कहाँ से आए थे? नामीबिया से आए थे। नामीबिया में कुल 8 चीते मंगाए गए थे, जिसमें 5 फीमेल थे और 3 जो है मेल टाइग वो चीता थे। चीता हमारे भारत में 1952 में ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। आखिरी चीता जो है 1952 में मर गया। उसके बाद से अभी तक में हमारे भारत में चीता की जो संख्या थी वो शून्य थी, जीरो थी। तो प्रोजेक्ट चीता के अंडर 2022 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कुल जो है अभी इसके अंतर्गत जो है 20 चीता हमें रिलोकेट करने हैं। ये पहला ऐसा क्या कहते हैं जो ट्रांसलोकेशन होगा किसी कार्निवोर का, है ना, किसी मांसाहारी का इंटर कॉन्टिनेंटल यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में। ठीक है, जैसे कि जो है कुल 20 चीता की बात है, जिसमें से 12 जो है वो साउथ अफ्रीका से और 8 जो है वो नामीबिया से आने हैं। इस तरीके से कुल 20 चीतों को कहते हैं ट्रांसलोकेट करना है। कहाँ से ट्रांसलोकेशन होना है? दूसरे कॉन्टिनेंट से यानी साउथ अफ्रीका और नामीबिया यानी अफ्रीका से भारत में। तो ये था प्रोजेक्ट चीता। और दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें तो हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर की हम बात कर चुके हैं, 1973 में स्टार्ट हुआ था। और जिसमें बंगाल टाइगर्स को थ्रू नेटवर्क ऑफ टाइगर रिजर्व्स को घोषित करके, टाइगर रिजर्व घोषित करने के बाद कोर बफर बना करके इस स्ट्रेटेजी के थ्रू हमें प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर को कंजर्व करना था। प्रोजेक्ट हांगो की बात करें तो हांगो एक क्या होता है? हिरन होता है ना। ये कश्मीरी स्टैग है, कश्मीरी हिरन है। इसका 1970 में जम्मू कश्मीर का जो कहते हैं गवर्नमेंट थी उसने ही लॉन्च किया था, जिसमें दचिगाम नेशनल पार्क में जो हांगुल हिरन है जिसकी कमी हो रही थी धीरे धीरे, तो उस उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने 1970 में प्रोजेक्ट हांगुल स्टार्ट किया था। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की बात करूँ तो 1975 में हुआ था। ये सारे प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीसीएस में प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे जा चुके हैं। तो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो क्रोकोडाइल की जो कैटेगरी है उसमें 3 आते हैं अलग अलग। एक हो गया मगर, एक घड़ियाल और एक साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, है ना, जो सॉल्ट वाटर यानी समुद्र के किनारे पे रहते हैं। वो तो इस तरीके से 3 तरीके के स्पीसीज है जिन्हें हमें कंजर्व करना है। तो इनकी ब्रीडिंग करके इनका हैबिटेट प्रोटेक्शन के थ्रू हमें कहते हैं क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया 1975 में। अगर इंडियन वन हॉर्न रीनो की बात करें 2020 2020, तो ये 2005 में स्टार्ट हुआ था। तो किधर पाए जाते हैं? वन हॉर्न रीनो की बात करें तो ये असम में और इधर ये जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है यहाँ पर पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ।
तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट ओ सॉरी एलिफेंट की अगर बात करें तो वो किस एरियाज में पाए जाते हैं, तो वैसे हम एलिफेंट को ऑल ओवर इंडिया में देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और इस रीजन में ज़्यादातर एलिफेंट्स की जो नंबर ऑफ एलिफेंट्स है वो सबसे ज़्यादा है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड बिग कैट्स में आता है, जैसे कि टाइगर भी आता है, चीता भी आता है, स्नो लेपर्ड आता है, पैंथर आता है, जैगुआर आता है। इस तरीके से कुल 8 बिग कैट्स हैं जिनके कंजर्वेशन की बात ग्लोबली होती है। हमारे भारत में जो अपर साइड है यानी नॉर्दर्न साइड है, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, इसके जो अपर साइड में स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं कहीं कहीं पर। तो उनके कंजर्वेशन के लिए 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की स्टार्टिंग हुई थी। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की बात करें तो 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन हमने देखा कि जैसे जैसे जब नमामि गंगे के थ्रू गंगा रिवर को जब साफ किया गया, तो कहीं कहीं पर सफाई के बाद जहां पर पानी साफ हो चुका है पहले से, वहां पर हमें कई जगह डॉल्फिन नजर आई। जैसे कि मैं फतेहपुर का निवासी हूँ और फतेहपुर की जो गंगा गंगा रीजन है वहां पर भी डॉल्फिन को कई बार देखा गया है, जो कि पहले तो ये इंडिकेटर है, डॉल्फिन एक इंडिकेटर है साफ पानी का, कि अगर डॉल्फिन है तो वहां का पानी जो है साफ सुथरा है, उतना पॉल्यूटेड नहीं है। अगर प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो ये एक बर्ड स्पीसीज है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उधर गुजरात, राजस्थान इस एरिया में पाया जाता है। इसके ये भी जो है खतरे में है, जिस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो इसके कंजर्वेशन के लिए भी 2013 में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये भी याद रखना है, और ग्रासलैंड हैबिटेट में रहता है। इसका कंजर्वेशन के लिए 2013 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी आया है कि जो वायर्स होते हैं, खंभों से खंभों में जो वायर्स जाते हैं, खंभों में नहीं, जो कहते हैं हाई टेंशन लाइन होती है, जो बड़े बड़े टावर से एक टावर से दूसरे टावर में हाई टेंशन लाइन एक जगह से दूसरी जगह तक खेतों के ऊपर से आपने देखा होगा लगी रहती है, उसमें जो है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अपने आप को अचानक से जब पास आते हैं तब इन्हें दिखता है कि वायर लगी हुई है, और अचानक से ये नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने उसका अल्टरनेट निकालने के लिए गवर्नमेंट को बोला है, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कंजर्व करने की जो अपनी स्ट्रेटेजी है उसमें सुधार के लिए, उसको सही करने के लिए गाइड किया है, डायरेक्ट किया है गवर्नमेंट को। प्रोजेक्ट चीता की बात करें तो अभी हम पीछे कर चुके हैं 2022 में, जिसके अंतर्गत 20 चीता का ट्रांसलोकेशन भारत में, जिसमें कूनो नेशनल पार्क में ऑलरेडी कई सारे जो चीता है वो प्रधानमंत्री मोदी ला चुके हैं, जिनमें से कुछ चीता की डेथ भी हो गई है, लेकिन कुछ नए क्या कहते हैं मतलब नए चीता हुए भी हैं, पैदा भी हुए हैं। प्रोजेक्ट लायन की बात करें तो ये भी 2020 में ये लॉन्च हुआ। एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो 2018 में एशियाटिक लायन कंजर्वेशन, लायन दो तरीके के हैं, एक एशियाटिक है, एक अफ्रीकन है। तो एशियाटिक लायन कंजर्वेशन 2018, और लायन कंजर्वेशन की बात करें 2020। तो ये था हमारे प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स जो इंडिया में चल रहे हैं। अब हम आ जाते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो समिट्स सीओपीज होते हैं उनके बारे में, जो कि हर साल लगभग तीन सीओपीज, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, दूसरा क्लाइमेट चेंज का, और डिजर्टिफिकेशन का, तीन अलग अलग जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है। तो देखते हैं, ये पहला है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी, कॉप 16, सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी जब सारे कंट्रीज जो कि इसके सिग्नेटरी कंट्रीज हैं जब आपस में मिलते हैं बैठते हैं तो उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं। और 16 का मतलब ये है कि ये 16वीं बार बैठ रहे हैं। तो इस तरीके से ये 15 बार पहले बैठ चुके हैं, और ये 16वां इनका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। हर बार हर सीओपी में कुछ ना कुछ नए डेवलपमेंट होते हैं, नए फंडिंग होती है, नई स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं, कुछ क्या कहते हैं टारगेट्स रखे जाते हैं जिनको अचीव करने के लिए, अलग अलग फील्ड में अचीव करने के लिए फंडिंग और इन सब की स्ट्रेटेजी बना करके ये सीओपी किए जाते हैं। तो अगर अभी की बात करें तो ये 16th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, यानी कॉप 16 है, किसका, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, सीबीडी का, जो कि कहाँ पर हुआ है, कैली, कोलंबिया में। कैली कोलंबिया में हुआ है, ये याद रखना है, पूछ लेता है एग्जाम में कि कहाँ पर किस जगह पर सीओपी 16 सीबीडी का सीओपी 16 हुआ था।
तो इसमें क्या हुआ है, इंडिया ने अपना प्लान यानी नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान जो है, अपना अपडेटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान जो है लॉन्च किया है, उसको सौंप दिया है। क्यों? क्योंकि जो पिछले साल कॉप 15 हुआ वो दो फेजेस में हुआ था, एक कनमिंग में, कनमिंग यानी चाइना में, और मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में, दो जगह में हुआ और दो जगह से कंप्लीट हुआ। वहां पर एक फ्रेमवर्क बनाया गया जिसको कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क माना गया, तो जो कि अब बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए मेन फ्रेमवर्क है इस समय के लिए। तो उस फ्रेमवर्क से अलाइन करने के लिए, उस फ्रेमवर्क के जो कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए इंडिया ने भी अपना नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान जो है उसको सौंपा है कि हम ये करने वाले हैं। नेशनल बायोडायवर्सिटी टारगेट्स क्या है? तो सभी कंट्रीज को क्या करना है, जो है नेशनल बायोडायवर्सिटी टारगेट टू हेल्प रीच 23 केएम जीबीएफ टारगेट्स, यानी सब लोग अपनी अपनी कंट्री के जो भी के ये कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क है, इसमें जो टारगेट्स रखे गए हैं, चार मेन गोल है, उसके बाद जो है 23 टारगेट्स हैं उसके छोटे छोटे, उन गोल्स को अचीव करने के लिए। तो इससे अलाइन होने के लिए, इसको पूरा करने के लिए सभी कंट्रीज अपने अपने कहते हैं गवर्नमेंट लेवल पर टारगेट्स अपने रखते हैं कि अब वो अपने देश में क्या क्या चीजें कर सकते हैं, इसे ही नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट कहते हैं। अब बात करते हैं कन्मिंग बायोडाइवर्सिटी फंड की। तो कन्मिंग बायोडाइवर्सिटी फंड क्या है? अब इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए कौन लोग कितना पे इतना पैसा देंगे, कितनी फंडिंग हो सकती है, इसे हम कन्विंग बायोडाइवर्सिटी फंड के अंतर्गत रखते हैं। तो ये लॉन्च हुआ उसके साथ में ही, उस फ्रेमवर्क के साथ में ही, कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के साथ में ही, और जिसमें अभी इस बार कॉप 16 में चाइना ने 200 मिलियन कंट्रीब्यूशन की घोषणा की। उसने लॉन्च किया कि हम 200 मिलियन का जो कंट्रीब्यूशन इसमें करेंगे। सिंथेटिक बायोलॉजी की इसमें बात हुई। सिंथेटिक बायोलॉजी क्या होती है? तो बायोलॉजी आप सभी लोग समझते हैं कि बायोलॉजी कहते हैं जीवन से संबंधित है, लाइफ से संबंधित है, कि हमारे शरीर में क्या होता है, किसी वाइल्ड लाइफ के शरीर में क्या होता है, तो उसको बायोलॉजी बोलते हैं। लेकिन सिंथेटिक बायोलॉजी का मतलब ये है कि ऐसी बायोलॉजी जो नेचुरल नहीं है, सिंथेटिकली बनाई जा रही है, जैसे जीन बिल्डिंग, है ना? तो इस तरीके की चीजें जो है, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी। तो इसको कॉप 16 में इंट्रोड्यूस किया गया है, एक न्यू थीमेटिक एक्शन प्लान, इसको एड्रेस करने के लिए, कि इसको बनाने में, जीन एडिटिंग में, है ना, इससे रिलेटेड कभी किसी जैसे नए बीज बनते हैं, नए सीड्स बनते हैं जीन एडिटिंग के थ्रू, और भी कई सारी चीजें हैं जिससे हमारी बायोलॉजी, सॉरी बायोलॉजी का ना, बायो डाइवर्सिटी अफेक्ट तो नहीं हो रही है। इन चीजों को एडमिनिस्टर करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, उसके इश्यूज को एड्रेस करने के लिए सिंथेटिक बायोलॉजी का भी जो इसके ऊपर भी एक एक्शन प्लान बना है। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के ऊपर भी बात हुई है इस कॉप में। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, तो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज क्या होते हैं? ये इन्वेजिव जो एलियन स्पीसीज होते हैं वो ऐसे स्पीसीज होते हैं जो किसी जगह पर हो जाए, तो वहाँ का जो नेचुरल हैबिटेशन है, नेचुरल जो स्पीसीज है, उनको अंडरमाइन करके, उनको कम करके, उनकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी, और जो इन्वेसिव स्पीसीज है उनकी जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। जैसे आपने हाइनासेंथ सुना होगा, जो आपने कहीं पर पानी भर जाए तो उसमें हरा 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 ऊपर से ढेर सारा हो जाता है, उसमें फूल भी निकलते हैं थोड़े थोड़े, पत्ती हरी 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 ढेर सारी हो जाती है, और वो धीरे-धीरे वहाँ के जो कहते हैं बायोडायवर्सिटी होती है, उसको खत्म कर देती है। इन्वेसिव स्पीशीज़ जो है बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए इसके ऊपर हर कहते हैं सीबीडी में बात होती ही होती है, और उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे सही किया जाए, कैसे ट्रेड किया जाए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, जिससे इन्वेसिव जो स्पीशीज़ है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा ना सके। है ना? देखिए ई-कॉमर्स के प्लेटफ़ॉर्म हैं, उनको भी रेगुलेट किया जाता है कि आप इस बात का ध्यान रखिए, कौन-कौन से रेगुलेशंस रखें। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड रेगुलेशंस कौन-कौन से होने चाहिए, जिससे कि इस तरीके के इन्वेसिव स्पीशीज़ में जो कमी आ सके, उसको रेगुलेट किया जा सके, कम किया जा सके। तो ये थी सीबीडी कॉप 16। और कॉप 15 आपने समझ ही लिया। कॉप 15 जो है 2 फेज़ में हुआ था। सीओपी 15 जो है वो 2 फेजेज़ में हुआ था। पहला हुआ था जो पहला फेज़ था वो कुनमिंग चाइना में हुआ था, और जो दूसरा हुआ था वो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। इस तरीके से जो सीओपी 15 है उसको हम, उसमें जो फ्रेमवर्क जो एडॉप्ट किया गया था उसको कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
अब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, जिसका जो सीओपी है वो 29th है। इसमें हम 29वीं बार इस मीटिंग को ले रहे हैं। इसमें पहले बहुत ढेर सारे डेवलपमेंट्स हो चुके हैं, उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। अब जाकर के सीओपी 29 इस बार का जो है, इसमें भी कुछ नए डेवलपमेंट्स देखे गए हैं और कुछ पुराने डेवलपमेंट्स को फंडिंग देने के लिए भी बात की गई है। और कुछ चीजें हैं जो लगातार चल रही हैं, जिनमें एग्रीमेंट एक दूसरे पर नहीं बनता है। उनमें भी कई सारी चीजें फाइनल हुई हैं और कई सारी चीजें अभी भी पेंडिंग में है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। Recently, the United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties COP29 concluded in Baku, अजरबैजान। कहाँ पर? अजरबैजान, बाकू में, है ना। बाकू अजरबैजान की कैपिटल है। और ये बहुत इस समय न्यूज में भी है अजरबैजान, क्योंकि अजरबैजान और आर्मेनिया में हमेशा नागोर्नो काराबाख एक रीजन है, उसको लेकर के हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। तो अजरबैजान एक इम्पोर्टेंट कंट्री हो जाता है मैप में भी। और उसकी जो कैपिटल है वो याद रखनी है हमें, बाकू। और इस बार का जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज भी हुआ है, जिसका 29th एडिशन है, वो कहाँ पर हुआ है? बाकू, अजरबैजान में। और जो 30th सीओपी 30th होने वाला है, वो कहाँ पर होने वाला है? वो होने वाला है सीओपी 13, ब्राजील, बेलेम, ब्राजील, है ना, ब्राजील में होने वाला है। तो इस तरीके से हमें ये दोनों ही याद रखना है कि पिछला वाला कहाँ हुआ था, इस बार वाला कहाँ हुआ, और अगला कहाँ होने वाला है। ये सारी चीजें एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं? न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल, है ना। तो क्लाइमेट फाइनेंस गोल का क्या मतलब है? कि जो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए जो हमने प्लान्स बनाए हुए हैं, उन की फंडिंग, यानी उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जो फंडिंग की ज़रूरत है, तो उसमें जो इंक्रीमेंट है या कितने पैसे की ज़रूरत है, कहाँ पर कितने चाहिए, उसको उसका जो गोल बनाया गया है कि कहाँ पर कितना पैसा लगाना है, किस कंट्री में, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको किस किस तरीके से इसमें अपना रोल देना है। तो a major breakthrough of COP29 was the new collective quantified goal on climate finance, है ना। इसमें एक नया गोल बनाया गया है। तो इसमें क्या करना है कि हम पहले जितनी फंडिंग कर रहे थे क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, अब हमें उस फंडिंग को लगभग 3 गुना करना होगा, है ना। तब जाकर के हम अपना जो भी हमने गोल रखे हैं, हम उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, उसको अचीव कर पाएंगे। तो अब 300 बिलियन पर ईयर बाई 2035, है ना। 300 बिलियन पर ईयर हमें 2035 तक करना पड़ेगा, जो कि पहले क्या था? 100 बिलियन था। कार्बन मार्केट एग्रीमेंट की बात करें तो कार्बन मार्केट एग्रीमेंट क्या है? तो कार्बन मार्केट एक मार्केट है जिसमें कार्बन की हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कौन सी कंट्री कितना कार्बन, यानी हर सबको एक वो दिया जाएगा कि इतना ही कार्बन आप जनरेट कर सकते हैं। और जो कंट्री उससे कम कार्बन जनरेट करती है, तो वो अपना जो कार्बन यूनिट है वो किसी और कंट्री को ट्रेड कर सकती है, और पैसे ले सकती है। यानी ये भी एक कार्बन को भी एक ट्रेडिंग के रूप में देखा जा रहा है। तो इसको, इस पूरे जो कार्बन ट्रेडिंग का जो मार्केट है, उसको बोलते हैं कार्बन मार्केट। तो जो COP29 है, वो एक लैंडमार्क एग्रीमेंट में फाइनलाइज हो गया है। मतलब लैंडमार्क एग्रीमेंट इसलिए बोला जाता है कि ये एक बहुत बड़ी चीज है कार्बन ट्रेडिंग, जिसपे बहुत दिनों से बात चल रही थी। उस पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ, फाइनलाइज हुआ कार्बन मार्केट के लिए। तो ये COP29 की एक बहुत बड़ी जो अचीवमेंट है। अब मीथेन में भी बात होती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत दिनों से अलग अलग चीजें चल रही हैं। तो इसके ऊपर एक ग्लोबल मीथेन प्लेज भी चालू है ना। ग्लोबल मीथेन जो प्लेज है वो यूएस और ईयू, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट, इन दोनों ने COP26 में चालू किया था, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज जो है सिग्नेटरी हैं, लेकिन इंडिया इसकी सिग्नेटरी नहीं है। क्योंकि इंडिया का क्या है, इंडिया में अभी डेवलपमेंटल चीजें चल रही हैं, और अभी इंडिया इतनी क्या कहते हैं, अभी इस स्टेज में नहीं है कि इसको कंट्रोल कर सके। हालांकि हम इस ओर काम कर रहे हैं, पर हम इसको साइन करके इसमें बंधना नहीं चाहते, है ना। इसके अंडर में नहीं आना चाहते हैं, पर हम इस ओर काम जरूर कर रहे हैं। तो डिक्लेरेशन ऑन रिड्यूसिंग मेथेन, तो रिड्यूसिंग मेथेन के ऊपर एक डिक्लेरेशन हुआ है, जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट के थ्रू, यानी जो वेस्ट है उससे सबसे ज्यादा मेथेन
जनरेट होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए है, जिसमें इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। इंडिया के पास अभी उतना वेस्ट मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उतना एडवांस नहीं है, जिससे हम आसानी से मेथेन को कंट्रोल कर सके। हम धीरे धीरे कर रहे हैं, इसलिए हम इसके सिग्नेटरी अभी नहीं बने हैं। ग्लोबल मेथेन प्लेज भी चल रहा है, कॉप 26 में आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि ग्लोबल मेथेन प्लेज किस सीओपी में है ना, ये है क्या? तो इसमें क्या है, इसको 2030 तक 30% इसको जो है रिड्यूस करना है। 30% इसको रिड्यूस करना है। ये ग्लोबल मेथेन प्लेज है। इंडिया इसका भी सिग्नेटरी नहीं है। तो अभी क्या है, जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनमें जो मेथेन है वो 1/3 कंट्रीब्यूशन है उसका। 1/3 कंट्रीब्यूशन जो क्या कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का है, वो मेथेन का ही है। जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज। जेंडर एंड क्लाइमेट, हाँ। तो एक चीज पर बात और हुई, जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज का जो महिलाओं पर प्रभाव पड़ता है, इसके लिए एक संस्था है, लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर। संस्था क्या है, इस पर एक मतलब एक्शन प्लान है, लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर, LWPG, है ना, जो 2014 में शायद क्या कहते हैं इसको लॉन्च किया गया था, जिसपे जो क्लाइमेट चेंज का फीमेल पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, कितना अफेक्ट कर रही है उनकी लाइफ को, इस पर जो है काम किया जाता है। और उसके जो क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है फीमेल्स पर, उसको कम करने की कोशिश की गई है। अब बात करें तो जो लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर है, इस पर जो फाइनल होना है, कहते हैं जो फाइनल एक्शन प्लान इसमें बनाना है, वो उसको बिल्कुल टू कॉप 30 में उसको पूरी तरीके से फाइनलाइज किया जाएगा। इसकी भी बात इसमें इसी COP 29 में हो चुकी है। तो ये चीजें थी। अगर कॉप COP 29 की बात करें, तो ये बाकू अजरबैजान में हुआ है। इसमें फाइनेंशियल गोल जो है वो क्या कहते हैं नए सेट किए गए हैं। क्यों, क्या किया गया है कि 3 गुना होना चाहिए, जो पहले 100 बिलियन था वो 300 बिलियन पर ईयर होना चाहिए 2035 तक। कार्बन मार्केट एग्रीमेंट हो गया है, यानी कार्बन मार्केट का जो भी एक्शन प्लान था उसको फाइनलाइज कर दिया गया है, जो भी मैकेनिज्म है उसको फाइनलाइज कर दिया गया है। डिक्लेरेशन ऑन रिड्यूसिंग मेथेन, मेथेन को रिड्यूस करने के लिए जो भी एक्शन प्लान चल रहा था, वो भी इसमें कर दिया गया है। उसको भी इंडोर्स किया गया है, लेकिन इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, ये ध्यान रखना है। ग्लोबल मेथेन प्लस जो कि US और EU का क्या कहते हैं इनिशिएटिव है, उसमें भी इंडिया जो है सिग्नेटरी नहीं है। ग्लोबल मेथेन प्लेज में 30% मेथेन रिड्यूस करनी है 2030 तक में। और मेथेन कितना है, कितना कंट्रीब्यूट करती है वार्मिंग में, 1/3। जेंडर क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत एक लीमा वर्क प्रोग्राम है, जो कहते हैं कॉप 30 में क्या कर दी जाएगी, फाइनलाइज कर दी जाएगी, इसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा। तो अगला देखते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज के लिए भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है ये। और इस पर बात होना बहुत ज़रूरी है, बहुत क्रिटिकल हो गया है इस समय में, क्योंकि लगातार डिग्रेड हो रही है हमारी जो क्या कहते हैं लैंड है, हमारी जो अर्थ है, अर्थ की बहुत सारे जो ग्रीन एरियाज हैं वो लगातार डिग्रेड हो रहे हैं, और कहते हैं फॉरेस्ट से डेजर्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसको रिकवर करने के लिए हम जो है COP इसका जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है हर साल, और ये 16th एडिशन है इसका। तो इसमें देखेंगे तो ये कहाँ पर हुआ है, रियाद सऊदी अरेबिया में, है ना, 2000 दिसंबर 2024 में रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ है, ये याद रखना है। और कौन सा एडिशन हुआ है UNCCD का, ये हुआ 16th एडिशन, है ना। UNCBD का भी 16th एडिशन था। लेकिन कहते हैं यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज का जो वो है फ्रेमवर्क है, उसमें कितना कौन सा COP हुआ है, 29th हुआ है, जो कहाँ पर हुआ है, बाकू अजरबैजान में हुआ है। तो ये पहली बार कहाँ पर, रियाद सऊदी अरब, तो जो पहली बार किसी मेना रीजन में हुआ, मेना मतलब मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन में हुआ है, ये पहली बार हुआ है। तो ये भी याद रखना है कि कहाँ पर हुआ है, क्योंकि इस बार ये पूछ सकते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है ना। इसमें क्या किया गया है, एक ग्लोबल ड्रॉट फ्रेमवर्क जो है उसको बनाया गया है, एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जिसको ग्लोबल ड्रॉट फ्रेमवर्क कहते हैं। और जिसको मंगोलिया 2026 तक में मंगोलिया में जो कि COP 17 होना है, उसमें हमें कंप्लीट कर देना है।
तो अगला इसमें ये भी आपका एक फैक्ट आ गया कि मंगोलिया में अगला कॉप 17 कहाँ पर होना है, मंगोलिया में होना है। कब होगा? 2026 में होगा। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, तो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव जो कि पहले से चल रहा है, जिसमें साहेल रीजन में पूरा अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो नॉर्दर्न रीजन है, उसमें एक साहेल रीजन है। साहेल रीजन को पूरा उससे एक ग्रीन कॉरिडोर पूरा बनाना है, जिसमें एक बहुत बड़ी दीवार, ग्रीन वॉल, जिसमें बहुत एक चौड़ाई में बहुत ढेर सारे किलोमीटर पे, यानी 50 to 100 किलोमीटर चौड़ा एक क्या कहते हैं रीजन होगा, जिसमें पेड़ ही पेड़ लगे होंगे। तो जीजीडब्ल्यू इनिशिएटिव सिक्योर यूरोज 11 मिलियन फ्रॉम इटली। इसमें इटली ने 11 मिलियन रुपीस इसमें क्या किया है, दिया है। और 3.6 मिलियन किसने किया है? ऑस्ट्रिया ने किया है। यानी कि इस प्रोजेक्ट के लिए इन दो कंट्रीज ने इसमें फंडिंग की है इस प्रोजेक्ट पे। रियाद ग्लोबल ड्रॉट रेजिलियंस पार्टनरशिप, है ना, ये एक पार्टनरशिप हुई है, रियाद ग्लोबल ड्रॉट रेजिलियंस पार्टनरशिप, जिसमें ड्रॉट को रोकने के लिए, सूखे को रोकने के लिए रोकने के लिए 12.15 बिलियन 1.15 बिलियन कमिटेड टू सपोर्टिंग 80 वल्नरेबल कंट्रीज। 80 वल्नरेबल कंट्रीज है जहां पर सूखे की जो मार है उसको रोकने के लिए इतने मिलियन का जो कमिटमेंट किया गया है, कि इतना उसमें सहायता की जाएगी, इतनी हेल्प की जाएगी इन कंट्रीज को, ड्रॉट के अफेक्ट से रोका जाएगा। अगर यूएनसीसीडी की बात करें तो रियो कन्वेंशन अलोंग विद यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जैसा कि बताया कि जो रियो कन्वेंशन था, रियो में सबसे पहली बार जब सारी कंट्रीज एक साथ इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जब पहली बार बैठी, तो उसको रियो कन्वेंशन बोलते हैं। तो रियो कन्वेंशन के बाद तीन नए जो कहते हैं ब्रांचेस निकल करके आई, वो थी यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और तीसरी थी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो ये तीन बॉडीज हैं जो रियो कन्वेंशन के अंतर्गत आती हैं। अब क्या है, ये इकलौता जो ये कहते हैं कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी है, ये ओनली लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ये ओनली लीगली बाइंडिंग है, ये भी याद रखना है, ये भी एक स्टेटमेंट देकर के पूछ लेता है। तो यूएनसीसीडी याद रखना है कि ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। तो ये था यूएनसीसीडी। और आगे बढ़ते हैं। तो इस साल ही एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी भी हुई है। प्लास्टिक ट्रीटी, प्लास्टिक हम जानते हैं कि कितना मतलब क्रिटिकल है, और हमारे कितना काम भी आता है, लेकिन साथ साथ में ये पॉल्यूशन बढ़ाने में कितना बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होता है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो इससे निपटने के लिए एक ट्रीटी साइन की गई है। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी टॉक्स फेल्ड टू रीच अ कंसेंसस एट द 5th मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल नेगोशिएटिंग कमेटी। यानी इसके लिए जो एक नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई गई थी, वो पांचवी बार बैठी साउथ कोरिया में, बुसान साउथ कोरिया में, लेकिन इस पर भी एक कोई कहते हैं एक एग्रीमेंट नहीं हो पाया, और ये मीटिंग फेल हो गई। A resolution adopted in 2022 at UN Environment Assembly in Nairobi aimed to establish global rules to curb plastic pollution by the end of 2024। यानी 2022 में जब नैरोबी में कहते हैं एक साथ मीटिंग हुई थी इसके लिए, तो ये हुआ था कि 2024 के एंड तक में हम इस पर कोई एक कंसेंसस बना लेंगे, और उस पर एक टारगेट बना करके जो कि ग्लोबली एग्री करेंगे सारे कंट्रीज, और उस पर काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो क्या कहते हैं, इंडिया और जो इसमें कई सारे जो कंट्रीज हैं, वो दो पक्षों में हैं। जो पहला है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो ये चाहते हैं कि प्लास्टिक पर पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए, सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन कर दी जाए, और कई सारी चीजें हैं। पर जो कुछ कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया है, साउथ साउथ अरेबिया है, सॉरी सऊदी अरेबिया है, वो इसके अपोजिशन में है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो कंट्रीज है वो इस समय डेवलपिंग स्टेज में है, और हम इस तरीके से किसी भी चीज को पूरी तरीके से रोक नहीं सकते हैं, जबकि हम स्टेप बाय स्टेप इसमें जो है इनिशिएटिव ले रहे हैं अपनी कंट्रीज में। पर एक साथ कहते हैं कानून बना करके पूरी तरीके से किसी चीज को रोक देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो इसके विरोध में है। इसलिए
वो कहते हैं, तो इंडिया का जो पोजीशन है वो ये कहता है कि ट्रीटी शुड नॉट अंडरमाइन नेशनल ग्रोथ एस्पिरेशन, यानी जो भी ट्रीटी साइन हो सबके द्वारा, वो ऐसी होनी चाहिए जो किसी के भी नेशनल ग्रोथ में बाधा ना बने, उस नेशनल ग्रोथ के आगे ना आए। तो ये थी ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 की बात करें तो वेटलैंड के बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं, जो रामसर साइट्स और इनके बारे में कौन-कौन सी नई रामसर साइट्स इंडिया में इंक्लूड हुई, तो हम देख रहे हैं कि लगातार इंडिया जो है इसमें प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 की बात करें तो जो सिनेरियो है वो इसका जस्ट अपोजिट है। उसके हिसाब से जो वेटलैंड्स हैं उसकी जो एरिया है उसका लगातार डिग्रेड होता जा रहा है। और ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 रिलीज्ड बाय किसके द्वारा? रामसर कन्वेंशन के सेक्रेटेरिएट द्वारा। 1971 में जो रामसर कन्वेंशन हुआ था उसका जो सेक्रेटेरिएट है वो उसके द्वारा ये बताया गया कि जो अफ्रीका में जो वेटलैंड है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो वेटलैंड है वो सबसे ज्यादा डिग्रेड हुए हैं। कब तक में? अभी 1970 से अब तक में जो सबसे ज्यादा डिग्रेडेशन हुआ है वो अफ्रीका में हुआ है। और जो रेट है वो है 0.52% पर ईयर, है ना? पर ईयर 0.52% का जो लॉस वेटलैंड्स का होता चला जा रहा है। और अभी तक टोटल 22% का लॉस हो चुका है ग्लोबली। इसका सेक्रेटेरिएट है कहाँ पर? ग्लैंड। ग्लैंड कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। तो ये था ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक की बात। तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ा? पहला, रामसर साइट्स कौन कौन सी है, 2025 में कौन कौन सी इंक्लूड हुई हैं, कुल कितनी इंडिया में रामसर साइट्स हो गई है, रामसर साइट क्या होती है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है, और इंडिया में कौन कौन सी जगह है जो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में है। दूसरा, कौन कौन से प्रोजेक्ट इंडिया में चल रहे हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स। तीसरा, यूएन सीबीडी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर जो यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क है उसमें जो COP16 है उसमें क्या क्या हुआ। फिर UNFCCC यानी क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन का जो फ्रेमवर्क है, उसका जो 29वां जो एडिशन अभी हुआ है उसके ऊपर बात की। फिर इसके बाद हमने कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के ऊपर जो यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है उसके ऊपर बात की, जो जिसका 16th एडिशन अभी हुआ है। इसके बाद ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025। इस तरीके से ये जो मेन इन्वायरमेंट के जो टॉपिक्स थे हमने कवर किए हैं। इसके अलावा बहुत सारी स्टैटिक चीजें हैं जो इन्वायरमेंट में रह जाती हैं, जो करंट अफेयर की सीरीज में नहीं, लेकिन स्टैटिक की सीरीज में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इसमें इन वीडियोस को देखने के लिए इनमें आसानी से आप इन सब का रिवीजन कर सके तो लगातार एक वीडियो डालेंगे, और आपके पास वीडियो आसानी से पहुंच जाए इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सृष्टि द वर्ड, सृष्टि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।